स्नान वाला में अरे हाँ, तो किसरा आज का शुरू करते हैं आज का चैप्टर ना अपना यूनिट। एक हमारी कल की यूनिट बच गई थी, पर क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है आज की क्लास है तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगर बचा टाइम तो हम उसको शुरू करेंगे दोबारा से। यस सर, कंट्रोलिंग बचा था। जी जी, कंट्रोल बचा था, कंट्रोल को भी आप तो यस हाँ, अगर टाइम बचा आज तो हम कंट्रोल को शुरू कर पाएंगे। सर, वो टॉपिक समझ में आ गया है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, ये सारे टॉपिक आपको बहुत इजी लगेंगे, आज का टॉपिक भी काफी इजी लगेगा। यस सर। आज को शुरू करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का। कोई आएगा तो बीच में ही ज्वाइन कर लेगा। सर, कैन वी स्टार्ट विद ब्लॉक 5, विच वन? लास्ट ब्लॉक। ब्लॉक 5? यस सर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ब्लॉक 5 में इश्यूज है आपको? यस सर। पूछना पड़ेगा, वेट करते हैं। हम सिर्फ इश्यूज को पढ़ लें या तो आज की क्लास में किसी को ब्लॉक 4 में है तो ब्लॉक 4 का, और ब्लॉक 5 में है तो ब्लॉक 5 का। सर, ब्लॉक 4 में लास्ट वाला जो टीम वाला है, वो वाला। ठीक है, लास्ट वाला शुरू करते हैं। अगर कोई बीच में आता है कोई स्टूडेंट तो उससे आपको एक ठीक है। कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन सब समझ में आ गया हो? यस सर। ठीक है। सर,
तो किस तरह इस ब्लॉक को शुरू करते हैं, इसका जो क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है ये यूनिट, तो इसका थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एज पर आरसी चंडीगढ़ मैंने पता किया है। तो इस ब्लॉक को भी हल्का सा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये यस वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, तो आगे अगर फ्यूचर में कोई स्टूडेंट सुनना चाहे तो उसके काम आएगी वो वीडियो ना। यस सर। तो बाकी चैप्टर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं, स्ट्रेस हम लास्ट वाले चैप्टर पे दे देंगे क्योंकि आपको उसमें इशू है। ठीक है, यस सर। तो इसमें 4 यूनिट हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन और टीम बिल्डिंग। तो इनको हम रिवाइज करते हैं दोबारा से और टीम बिल्डिंग को अच्छे से समझेंगे। तो कम्युनिकेशन सिंपली आप किसी भी इस पूरी BCOC 132 के किसी भी चैप्टर को अगर आपको समझना है तो आप सिंपली आप किसी अपने घर का एग्जाम्पल लेके उसे समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन हो या कोऑर्डिनेशन हो या टीम बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, उसे अपना एक घर का एक एग्जाम्पल, एक फैमिली का एग्जाम्पल लेके आप उसे समझें और उसके बाद उसे बिजनेस में अगर डाल देंगे तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, आपने पढ़ा भी हुआ है, और इसका सिंपल एक मीनिंग होता है किसी आपस में कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं। हम अगर कहीं दूर हैं तो हम फोन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम पास हैं तो हम बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाय जेस्चर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी भी तरह से बहुत सारी टाइप की कम्युनिकेशन होती हैं। अगर कोई किसी हम मीटिंग में हैं जहाँ पर हमें बोलना नहीं है तो समटाइम्स यू कम्युनिकेट विद योर आईज ओनली, कि आपको किसी को बुलाना है तो आप अपनी आईज से कम्युनिकेट। तो सिंपल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है किसी को भी अपनी चीज को समझाना। बाय किस मीन्स आप समझा रहे हैं, बाय किस मोड आप समझा रहे हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट सामने वाले को अगर आपको द अदर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स यू वांट टू से, अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। तो अगर इसको बिजनेस के रूप में लेके चलें, कम्युनिकेशन अगर बिजनेस में कैसे, मैनेजमेंट में कैसे काम आएगी, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं? इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग 2 पार्टीज। वही जो हमने बात की, 2 पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन होती है, और ट्रांसमिट एंड रिसीव द मैसेज। एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। मैं अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग थ्रू एक, हम एक भी एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग थ्रू अ गूगल मीट ऐप। ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है। तो एक मैं कम्युनिकेटर हूँ, आप रिसीवर हैं। इसमें मैं अपने आइडियाज ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आप उस आइडियाज को कितना डिकोड कर पा रहे हैं, मेरे एनकोडेड आइडियाज को, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग द मैसेज एज वेल एज रिसीविंग द रिसीविंग। ये बहुत ही सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपने खुद भी समझी हैं और आप समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑनगोइंग ऑपरेशंस। कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप अच्छे से मेरी बातों को एनकोड कर पाएंगे तो आप एफिशिएंसी दे पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर, अपने प्लानिंग के अंदर, अपनी पॉलिसी बनाने के अंदर। एक अगर बिजनेस में समझे तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, अगर वो ढंग से कम्युनिकेशन के पास होती है, अगर बाय मींस ऑफ गुड चैनल अगर वो जाती है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्लानिंग अच्छी होगी, पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी। ये सारा आ जाता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अगर इसने नेक्स्ट पे चले, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या प्रोसेस हो सकते हैं, वही जो हमने डिफाइन करे। जैसे गूगल मीट एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इन्वॉल्व, मोटिवेटिंग रिसीवर फॉर द मैसेज, इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस, कितनी हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कितनी इफेक्टिव है, वो उस पर वो भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप जो रिसीवर है वो कितना समझ पा रहा है बातों को। तो इस एक जो डायग्राम दिया है इससे आप समझ सकते हैं। कम्युनिकेटर यानी कि अगर आप मेरा एग्जांपल है तो मैं कम्युनिकेटर हूँ, मैं अपने तरीके से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैसेज डिलीवर हो रहा है थ्रू गूगल मीट। उसका मीडियम है गूगल मीट, और उसके बाद मीडियम के बाद डिकोडिंग आपके एंड पे हो रही है, आप उसे किस तरह से समझ रहे हैं, आप रिसीवर हैं। और उसके बाद आप अपनी फीडबैक देते हैं, आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया है, वो सारा ये इस डायग्राम से आप सिंपली समझ सकते हैं। इसको बिजनेस में आप एक एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट सोच के इसको आप उसमें अपने वर्ड्स में आप अपने क्वेश्चंस में बता सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में एज अ कम्युनिकेशन एज अ बिजनेस एक क्वेश्चन आता है, तो आपको नॉर्मली एक अपने एक नॉर्मल कम्युनिकेशन को एज अ बिजनेसमैन सोच के, एज अ सीईओ सोच के, आप एक एज अ मैनेजर हैं कि बिजनेस में ये कम्युनिकेशन कैसे काम करती है, वो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। ये बहुत ही एक इजी टॉपिक है जो आप समझ सकते हैं। कम्युनिकेटर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, ये जो हम सब समझ चुके हैं। मीडियम क्या होता है, कितने मीडियम हो सकते हैं,
जेस्चर्स मीडियम हो सकता है, सिग्नल्स मीडियम्स हो सकते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। मीडियम फीडबैक जो रिसीवर जो है वो बाद में फीडबैक देता है कि उसे कितना क्या समझ में आया, ये सारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो फॉर्मल चैनल हो सकते हैं, इनफॉर्मल चैनल हो सकते हैं। फॉर्मल चैनल वो होते हैं जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने एकदम से जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, सॉरी। फॉर्मल चैनल वो होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जो एक सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगी अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय से, ह्यूमन रिसोर्सेज से। किस तरह कम्युनिकेट करेगी, मेल के थ्रू करेगी, वर्ड्स के थ्रू करेगी, सुपीरियर कैसे ऑर्डर्स देगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होता है जो ऑल ऑफ अ सडन आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो जाता है। जैसे इसमें पढ़े था, ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। मतलब क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं होता तो वो डिफिकल्ट होता है ट्रेस करने के लिए, वो ऑल ऑफ अ सडन क्रिएट होता है। हेंस इट इज नोन एज ग्रेपेवाइन। द मैसेज is which flow through informal channels are in varied nature। वो वेरिड होते हैं नेचर के। वो जो उनका जो नेचर होता है वो ऑल ऑफ अ सडन क्रिएशन का होता है। वो उसके बाद डिमिनिश हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। उनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता उस कम्युनिकेशन का। मोर ओवर इट में लीड टू द लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं कि जो कई बार अगर आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें सबको पता है आपके सेट ऑफ रूल्स क्या हैं, पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, अगर आप एक एग्जांपल लें, किसी कंपनी में आपने एक तो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक सुपीरियर अपने जूनियर को ऑर्डर्स दे रहा है या अपने जूनियर को कुछ हेल्प कर रहा है या बता रहा है, वो तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। बट एक प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में अगर आप एक सुपीरियर बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के या बिना किसी जो ऑलरेडी सेट रूल्स हैं कि कैसे आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, अगर उसके बिना कम्युनिकेट कर रहा है तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। और उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस पर्सन से किस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है। तो उसमें लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एक इशू आ सकता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वर्टिकल डायरेक्शन हमने कल भी बात करी थी। अगर टॉप टू बॉटम बात करें या बॉटम टू टॉप बात करें, अगर एक बिल्कुल लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय और टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है, सीईओ से अगर कोई नॉर्मल एक ह्यूमन रिसोर्स बात कर रहा है जिसने अभी ज्वाइन किया, तो वो एक वर्टिकल कम्युनिकेशन में आता है, या वाइस वर्सा उसका अपोजिट। ये डाउनवर्ड में आ जाता है, जो अगर सीईओ से लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय बात कर रहा है। अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, अगर लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय या लोएस्ट लेवल मैनेजर्स अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात कर रहे हैं तो अपवर्ड में आ जाएगा वो। हॉरिजॉन्टल जो हम आपस में एक ही लेवल के एक ही रैंक के पर्सन्स बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाता है, बिजनेस के अंदर भी। डायगोनल कम्युनिकेशन होता है जब हम कभी किसी एक डिपार्टमेंट का हेड या किसी एक डिपार्टमेंट का लोअर डिपार्टमेंट का हेड या अपर डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। लोअर किसी एक, अगर किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लें तो अगर कोई सीईओ है, वो उसके अंडर में कोई भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल। तो अगर कोई टेक्निकल मैनेजर जो है वो अगर किसी लोअर लेवल सबॉर्डिनेट जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है बल्कि दूसरी किसी और फील्ड से है, उससे बात कर रहा है, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। बेस्ड ऑन मेथड यूज, वर्बल कम्युनिकेशन, यही हमने जो शुरू में बात करी। वर्बल भी हो सकती है कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। रिटन होती है आप बाय लेटर्स बात कर रहे हैं, बाय ईमेल बात कर रहे हैं, बाय एसएमएस बात कर रहे हैं, आप किसी भी रिटन फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जेस्चरल कम्युनिकेशन, अगर किसी मीटिंग में आप बात कर रहे हैं तो मीटिंग में जो रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज को, कई बार वो अपने हैंड्स के जेस्चर से, अगर वो कुछ समझाना चाह रहा है बाय उसके वर्ड से अगर आपको समझ नहीं आ रहा, बट उसके हैंड के जेस्चर से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, तो वो एक जेस्चरल कम्युनिकेशन आ जाता है। ये उसी के बेस पे एक डायग्राम भी दिखाया है टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में, डायगोनल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। इसको आप देख सकते हैं, इससे आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कम्युनिकेशन की, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं अगर किसी पॉइंट को आपने पढ़ा भी होगा। The quality of decision made in an organization depend largely on the amount and quality of information available to the decision maker. However, the quality of the information depends on the effectiveness of the communication system. Thus, a good communication system contributes positively to the quality of the decision. Importance बहुत ही सिंपल सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर मीन्स से हो रहा है, बहुत ही प्रॉपर मीडियम से हो रहा है, एक जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है वो बहुत इजीली आपकी एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, एनकोड डिकोड हो पा रहा है,
तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना बहुत आप एक गारंटेड सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, जो आपके जो आपको अचीव करना है वो आप इजीली समझा पा रहे हैं। वो तो वो एक इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। आपके गोल्स इजीली सारे में कम्युनिकेट हो रहे हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके वेल डिफाइंड है, किस तरह से आपको काम करना है वो सब कुछ आपको कम्युनिकेट हो रहा है जेस्चर्स से, किसी भी तरह किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से। आपको अगर हायर लेवल से लोअर लेवल तक इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वो सारी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में आती है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आ जाते हैं बैरियर्स। अगर आप जो जितने भी आपने इम्पोर्टेंस पढ़े हैं उनको अगर आप एक नेगेटिव उसका एक एस्पेक्ट लेना चाहें तो वो आ जाएगा बैरियर्स के अंदर। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। हमारे देश में तो लैंग्वेज बैरियर समझना बहुत ही ईजी है। अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट स्टेट्स में उसके स्मॉल डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमारे कंट्री में एवरी 100 एवरी 200 किलोमीटर्स पे डिफरेंट डायलेक्ट आ जाता है, एवरी 500 किलोमीटर्स पे डिफरेंट लैंग्वेज आ जाती है। तो हमारी कंट्री में लैंग्वेज बैरियर समझना बहुत ही ईजी है। तो कम्युनिकेशन अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी साउथ की किसी स्टेट में कम्युनिकेट करना है, आपके वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट है, तो बहुत आप वहाँ पर वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, या फिर आप एक मिडिल लैंग्वेज चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एक मिडिल लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज बैरियर्स हैं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देगा, आप अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे एक पार्ट ऑफ कंट्री से दूसरी पार्ट ऑफ कंट्री में। फिजिकल डिस्टेंस एक बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन का, कि आपका एक जो एक डिपार्टमेंट है वो किसी एक रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में होने की वजह से वहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, कम्युनिकेशन मीन्स नहीं है, तो आप फिजिकल डिस्टेंस की वजह से आपको फॉर एग्जांपल आप उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या फ़ोन का इशू है वहाँ पर, कम्युनिकेशन का बार बार लाइंस टूट जाती हैं, तो आपको जो है कम्युनिकेशन है वो बाय फिजिकल मीन्स करनी पड़ेगी, एक लेटर भेजना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। और वो एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग बहुत लेट हो जाएगी। तो ये सारे बैरियर्स हैं। इमोशनल फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, किसी मैनेजर की इमोशनल फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, किसी ह्यूमन रिसोर्स के इमोशनल और फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी हमने अब तक इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े वही सारे प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उनको पढ़ें तो कि अगर आप किसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना पा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के बैरियर को खत्म कर पा रहे हैं, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा। द बेसिक कंटेंट्स एंड overtones of the message as well as receptiveness to the viewpoint of the receiver, ये वही बात कर रहे हैं जो हमने अभी समझी या बताई, कि जो बेसिक ओवरटोन है या रिसेप्टिव, रिसीव करने, किसी मैसेज को रिसीव करने का व्यू पॉइंट है रिसीवर का, हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो बहुत इफेक्ट डालता है कि मेरी बात कितनी समझ में आ रही है किसी को। इफ आई एम अबाउट टू कम्युनिकेट समथिंग टू अदर, तो वो किस तरह कितनी समझ में आ रही है वो आ जाता है बेसिक कंटेंट और ओवरटोन्स ऑफ द मैसेज के अंदर। यही सारे प्रिंसिपल हैं। ऑल्दो कम्युनिकेशन आर प्राइमरी नेसेसरी टू मीट इमीडिएट सिचुएशंस, दे मस्ट आल्सो कंसिस्ट अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड गोल्स। कम्युनिकेशन के अंदर एक अभी इमीडिएट जो एक्शंस हैं वो तो होनी ही चाहिए, पर एक लॉन्ग टर्म गोल्स भी आने चाहिए, ये भी एक पॉइंट बताया है इसमें। द मोस्ट persuasive communication is not what is conveyed through words but the action। जो कई बार आप जो आपने किसी गोल को डिफाइन करा, आपने वर्ड से डिफाइन करा, कई बार जो रिसीवर है, जो लोअर एंड पर आपके साथ काम कर रहा है, वो शायद आपके वर्ड से उसको ना समझ पाए, पर जब आप उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं उस पर, तो वो धीरे धीरे उस चीज को समझना शुरू कर देता है। वर्ड से नहीं समझ पाया पर आपके एक्शन से समझ लिया उसको। ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है। हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, आप फीडबैक ले सकते हैं। आप जैसे कि हम आपस में एक एजुकेशन या एक काउंसलिंग चला रहे हैं, अगर आप अपनी फीडबैक देंगे कि आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो एक फीडबैक की वजह से एक इफेक्टिवनेस क्रिएट हो जाएगी, उस चीज को अच्छे से समझाना, वो सारा हाउ टू मेक अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव के अंदर आ जाएगा। फीडबैक लेने के बाद लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, लैंग्वेज आपसे पूछ सकते हैं कि इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, तो उस हिसाब से अगर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या हम एक काउंसलिंग सेशन की बात करें, तो लैंग्वेज को अगर इफेक्टिव बना देंगे तो भी कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव हो जाएगी। लिसनिंग केयरफुली एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के अंदर। अगर आप बात को सुन ही ढंग से नहीं रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ करना है एक दूसरे के ऊपर। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, अगर हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में फेथ नहीं है, अगर किसी मैनेजर और उसके सबॉर्डिनेट्स के बीच में फेथ नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। वो अगर एक मैनेजर किसी को, अपने सबॉर्डिनेट को कुछ समझाना चाह रहा है बट ही डजंट बिलीव इन हिम, तो वो उस काम को करेगा ही नहीं, और वो जो उसकी वजह से जो बैड इफेक्ट्स होंगे वो कंपनी को झेलने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को झेलने पड़ेंगे। तो ये सारे आ जाते हैं हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव में। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, या हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी और लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी के बीच में, तो दे कैन वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू अदर सिचुएशंस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन करने के बाद जब आपने एक दूसरे को अपने गोल्स और अपनी बात समझा दी है, उसके बाद एक दूसरे के साथ काम करने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को, एक गोल को अचीव करने के लिए। अगर इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ें तो द कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, काफी सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ अरेंज करने की, ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ द एक्शन, एक एक्शन क्रिएट करने की जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाता है। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर ये द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डिस्कशन। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के बेसिस पे ये 5 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन, एक यूनिटी ऑफ एक्शन हो जाता है, आप बाय डेफिनेशन ही समझ सकते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है। एक कम्युनिकेशन अगर बेटर होगी, कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी होगी टीम के अंदर, तो आपके एक्शंस में यूनिटी आ जाएगी। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर एक अकाउंट्स से रिलेटेड कोई पर्सन है, उसको क्योंकि बेटर कंपनी, उसको पता है कि उसको किस तरह से सपोर्ट करना है अपने टेक्निकल टीम को, या किस तरह से सपोर्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को, और एडमिनिस्ट्रेटिव को वाइस वर्सा पता है कि अकाउंट्स टीम के पास कितना अभी फंड है और किस तरह से वो अपने फंड के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी, कम्युनिकेटेड होंगे एक दूसरे में, तो यूनिटी ऑफ एक्शन हो जाएगा। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे के साथ काम करेंगे, जिस हिसाब से की सिचुएशन है उस हिसाब से काम करेंगे, और वो एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे आप। को समझना है इस BCOC 132 में, आपको किसी भी चीज को समझना है तो आप सिंपली अपने एक फैमिली के ऊपर उस चीज को लगाकर अपने उस फैमिली के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप उसको समझ सकते हैं। देन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू बिजनेस। मोटिवेशन का मतलब भी यही है। अगर आप अपनी फैमिली की बात करें तो किसी के फादर मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए, किसी की मदर मोटिवेट करती हैं अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए, तो वो मोटिवेशन के अंदर आ जाता है। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो हेड हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो मोटिवेट करते हैं। हमने एक कल या परसों आर्मी का एग्जांपल लिया था। तो अगर कोई भी आर्मी वॉर पे जा रही होती है, कोई भी बटालियन वॉर पे जा रही होती है, तो उनके जो उनके हेड होते हैं, कैप्टन होते हैं, उनका एक लेक्चर या उनका किसी भी वॉर पे जाने से पहले 10 मिनट का, 15 मिनट का या आधे घंटे का एक सेशन होता है जिसमें वो मोटिवेट करते हैं अपने जो साथ के उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके साथ वॉर पे जाने वाले हैं। उस मोटिवेशन का बहुत फर्क पड़ता है उस वॉर में जाने से पहले। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें, आर्मी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें तो कोई एक नया प्रोजेक्ट अगर किसी बिजनेस में आता है और उसको पूरा करना है, यू हैव अ टीम ऑफ 20 मेंबर्स, यू आर अ मैनेजर। अगर आप अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे उस प्रोजेक्ट को लेके, जो फेयरली डिफिकल्ट हो सकता है या फेयरली इजी हो सकता है, अगर आप उसको अपनी टीम को पहले से मोटिवेट करेंगे कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं, वी आर एबल टू डू, वी हैव द प्रॉपर स्किल्स, वी विल बी एबल टू डू इट, तो उस मोटिवेशन का बहुत फर्क पड़ता है। इसी के अंदर मोटिवेशन के अलग अलग पार्ट्स बताएंगे, मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस बताएंगे, नेचर क्या हो सकती है मोटिवेशन की, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो नेचर मोटिवेशन की हो सकती है, मोटिव्स आर एनर्जाइजिंग फोर्सेस विद इन, हमारे अंदर ही होती है मोटिवेशन, एनर्जाइजिंग फोर्स होती है हमारे अंदर।
जिसको कोई ना कोई इग्नाइट करता है, कोई मैनेजर इग्नाइट करता है या कोई हमारा हेड इग्नाइट करता है। One motive may result in different behaviors. The same behavior may result in from many different motives. Behavior can be used to an estimate of तो ये सारी चीजें हुई हैं। मोटिवेशन के बाद आपका बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। आप नॉर्मली एक अगर आपके बिहेवियर की बात करें तो आपका एक बहुत ही डिफेंसिव बिहेवियर रहता है, पर मोटिवेशन होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, आपके डिफरेंट बिहेवियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। डिफरेंट बिहेवियर्स में आप किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपका एक पहले डिफेंसिव बिहेवियर था वो एकदम से चेंज होकर एक्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम बिहेवियर में रिजल्ट इन मैनी डिफरेंट मोटिव्स। अगर आपका एक्टिव बिहेवियर हो गया, आपका आप यू हैव नाउ चेंज टू योर बिहेवियर टू एन एक्टिव बिहेवियर, तो उस एक्टिव बिहेवियर की वजह से ऐसा नहीं है कि जो अब आप काम कर रहे हैं उसी पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, बट आपके और जो क्योंकि आप एक एक्टिव मोड में आ चुके हैं, आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, आपने वो तो गोल तो अचीव कर ही लिया उस मोटिवेशन की वजह से, पर उसकी वजह से आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आप कुछ नई चीजें एकदम से लर्न करेंगे क्योंकि आप एक्टिव हैं। आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, आपके इनकम लेवल है, वो सब सेटिस्फाई होने शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमिकल वैल्यूज सब आपके बढ़ जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, बट योर एनर्जी लेवल रिमेन द सेम। ऐसा अगर आप एक बार किसी चीज के लिए मोटिवेट हो चुके हैं तो मोटिव्स बार बार अलग अलग मोटिव्स आएंगे, पर आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम रहेंगे। अ यंग मैन हु प्रेफर्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग वोकेशन में गिव अप एन आइडिया ड्यूरिंग द फुटबॉल सीजन बिकॉज द जॉय ऑफ ट्रेवलिंग टेक्स सेकंड प्लेस टू द नीड ऑफ प्ले फुटबॉल। तो ये मोटिव्स भी आ जाते हैं इसके अंदर कि आपके क्या मोटिव्स हैं, आपको क्या एट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए क्या एनवायरमेंट, ये सारे मोटिवेशन के अंदर है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले आप मोटिवेट होते हैं किसी चीज से, उसके बाद आपका बिहेवियरल चेंज होता है, उसके बाद आप उस गोल को अचीव करते हैं, और गोल को अचीव करने के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है। ये सारे मोटिवेशन, ये सारे प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के अंदर ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, तीनों पॉइंट्स। रोल ऑफ मोटिवेशन, इसके अंदर भी वही सारी चीजें रिपीट हुई हैं जो हमने अभी पढ़ी है। Motivation as a concept is pervasive and highly complex activity with effects and is affected by the host of factors in the organizational value। तो वही बात है जो हमने अब तक पढ़ी है कि ये अफेक्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ beginning to pay increasing attention to develop their employees as future resources अपॉन विच दे कैन ड्रॉ एंड दे ग्रुप एंड डेवलप। ये बात आप इजीली समझ सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। थ्रू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अब ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आप याद कर सकते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या थ्योरी दी है मोटिवेशन की। जैसे कि मैक जर्जर ने पार्टिसिपेशन थ्योरी दी थी। उसके बाद एक इनमें से एक थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं, किसी भी एक थ्योरी को। मास्लो को अगर हम डिस्कस करें तो मास्लो थ्योरी क्या होती है कि आपको मोटिवेट करनी, मास्लो मोटिवेशन थ्योरी है कि आप नीड के हिसाब से अपने जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको मोटिवेट करें। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी नीड पैसा ही होगी, सबकी नीड किसी की नीड इमोशनल नीड्स भी हो सकती हैं। वो अपने काम पे आता है तो वो इमोशनली उस काम से अटैच्ड है, उसकी इमोशनल नीड्स हैं। किसी की नीड्स फाइनेंशियल हो सकती हैं कि वो सिर्फ इसलिए काम पे आ रहा है क्योंकि उसके फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है। और तो अगर आप किसी अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी नीड्स के हिसाब से, अगर नीड्स के हिसाब से आप एक मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो कलीग्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं उनकी नीड्स के हिसाब, रादर देन एक सिंपल मोटिवेशन देना जो सबके लिए कॉमन मोटिवेशन देना जो सबके लिए काम आए, उसको अगर साइड में रख के अगर हम नीड के हिसाब से मोटिवेशन देते हैं तो मॉस्लोज नीड प्रायोरिटी थ्योरी होती है। तो जिसकी जो नीड है, किसी के फूड, एयर, वाटर, शेल्टर जैसे इसमें बताया है,
तो जैसे एक हायरार्की के बेस पे इसमें बताया प्राइमरी नीड्स सेकेंडरी नीड्स क्या हो सकती हैं किसी भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की, या तो फूड एयर वाटर शेल्टर ये किसी की साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी की नीड्स हो सकती हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, किसी की एक ही सोर्स ऑफ इनकम है पूरी फैमिली में तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के अंदर आ जाता है, इंश्योरेंस। उसके बाद सोशल नीड्स, अफेक्शन, लव, एफिलिएशन, किसी को क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो उसकी वो सोशल नीड है, वो उस पोजीशन पे को बहुत ज्यादा अपनी एस्टीम और सोशल नीड्स एक जैसा ही काम करती हैं। एस्टीम का मतलब है अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं तो सोसाइटी के अंदर आपकी एक अच्छी पहचान होगी, तो वो उसकी एक नीड है। अगर आप उसके हिसाब से काम करें, उसके सोशल स्ट्रक्चर को, उसकी एस्टीम को अगर आप एज ए मैनेजर अगर आप उसको बढ़ाएं, उसकी नीड को प्रायोरिटी दें, तो उससे क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि उसको ही डजंट नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ही नीड एस्टीम एंड स्टेटस। तो एस्टीम एंड स्टेटस पे अगर आप उसके काम करें तो अलग अलग जो पर्सन होंगे उनकी अलग अलग नीड्स होंगी, ये इसमें एक्सप्लेन करी गई हैं, और उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो मैस्लो नीड प्रायोरिटी थ्योरी हो जाती है। ये सारी थ्योरीज आपको एक बार ओवरव्यू करनी है, जैसे कि हेल्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। हेल्सबर्ग ने क्या किया था, हेल्सबर्ग ने जो थ्योरी थी अपनी, जो मोटिवेशन थ्योरी थी उसको दो लेवल्स में डिवाइड कर दिया था, एक तो साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स में, और दूसरा ईगो सेकेंडरी नीड्स में डिवाइड कर दिया था। तो मेंटेनेंस, ये प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स को मोटिवेशन और मेंटेनेंस फैक्टर के हिसाब से इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं इजीली। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, ये जो हम पढ़ चुके हैं। रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, अचीवमेंट, ये सब मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। हेल्सबर्ग ने दो में डिवाइड कर दिया था, जबकि जो मैस्लो हैं उन्होंने एक हायरार्की चार्ट बनाया था, हायरार्की चार्ट के हिसाब से बताया था कि किसको क्या नीड, किसको किस तरह की नीड से आप मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह की नीड उस पर काम करेगी। उसके बाद हेल्सबर्ग और मैस्लो की थ्योरी को डिस्टिंक्शन बताया, वो सिंपल एक डिस्टिंक्शन है कि जो हेल्सबर्ग की थ्योरी थी वो हायरार्कियल थी, मैस्लो की थ्योरी थी वो हायरार्कियल थी, जबकि जो हेल्सबर्ग की थ्योरी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। आपको किस मेंटेनेंस के हिसाब से मोटिवेट करना है, ये आप पढ़ सकते हैं। जॉब एनरिचमेंट, तो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, कि छोटा सा टॉपिक है, कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये आ सकता है। जॉब एनरिचमेंट होता है आप किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके वर्कर्स हैं उनके ऊपर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, वो जॉब एनरिचमेंट के अंदर आ जाता है। आप अपने प्रोडक्शन के ऊपर तो ध्यान दे ही रहे हैं, बट आप उनकी कंसल्टेशन ले रहे हैं किसी काम के लिए, अगर कोई एक नया प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना है तो आप उन वर्कर्स की कंसल्टेशन ले रहे हैं, उन वर्कर्स को समझ रहे हैं कि उनकी सोशल और फिजिकल नीड्स क्या हैं, उनकी क्या फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं, उनको कितनी अगर एक एग्जांपल लें कि उनको कितना अगर वो किसी मेडिकली कोई इल है तो आप समझ पा रहे हैं, कोई एज ए मैनेजर आप समझ पा रहे हैं और उसको उतना सपोर्ट दे पा रहे हैं। तो ये सारा एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट के अंदर आ जाता है कि आप कैसे उसकी जॉब को एनरिच कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस न्यू एंड मोर डिफिकल्ट टास्क एट ईच स्टेप, गिविंग वर्कर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मतलब अगर आप अपने वर्कर्स को किसी भी तरह से अपडेट कर रहे हैं, अप टू डेट कर रहे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजीज लर्न करने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी नीड्स को समझ रहे हैं, तो जॉब एनरिचमेंट के अंदर आ जाता है। ये इसके एडवांटेज हैं। अगर जॉब एनरिचमेंट होगी तो एक सिंपल सी बात है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर बढ़ जाएगा, वो मोटिवेशन बढ़ जाएगी, जो आपके स्किल ऑफ वर्कर्स हैं वो इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्शन हायर हो जाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी। और लिमिटेशन क्या हो सकती है इनमें से, अगर एक लिमिटेशन पढ़े, इट इज डिफिकल्ट टू से दैट ऑल वर्कर्स रियली वांट चैलेंजिंग जॉब्स। ऐसा हो सकता है कि आप तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वर्कर्स को सीखने को मिलेगा, कि आपने एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट की है जिसमें वर्कर्स को सीखने को मिल रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर पाए। कई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो अपनी फैमिली से या किसी और वजह से जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रखे हैं किसी वजह से, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस एक्शन को टेक ओवर नहीं कर सकते। जो आप एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से उन एम्प्लॉयज को अपने अपने जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, आप एक अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको एक टास्क दिया, बट सब उस टास्क को नहीं ले पाएंगे, तो ये लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज कंटेन मैनी चैलेंजिंग एलिमेंट्स बट दे आर नॉट नेसेसरली मच एफिशिएंट। तो ये सारा उसके अंदर आता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन अगर पढ़े, पैसिव और नेगेटिव, इनको हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इनका क्या होता है, पैसिव और नेगेटिव में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है। तो पैसिव और नेगेटिव आप इन
वर्ड से समझ सकते हैं पैसिव मोटिवेशन क्या होती है और नेगेटिव इन द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर थ्रू रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर आप एक पैसिव पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी पैसिव और नहीं है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कि अगर आप अपने जो जस्ट हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन और एक्सटेंसिंग और इंटरेस्ट मोटिवेशन क्या होती है। पॉजिटिव होती है अगर आप अपने वर्कर्स को के गोल्स को, उनके अप्रिसिएशन, जो उनके जो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा कि अगर आप किसी एक जो अच्छा काम कर रहा है पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स की वजह से आपको ले ऑफ उसको निकालना पड़ रहा है, उस किसी भी एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उस एम्प्लॉय को निकालना, या आप उसको डिबार कर रहे हैं, या फिर आप उसको जो आप वो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुका है उससे लोअर लेवल पर रख रहे हैं क्योंकि आप उतनी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आ जाता है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होती है। एक्सटर्नल अगर आप मोटिवेशन दे रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक के अंदर आ जाएगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगी। फाइनेंशियल मोटिवेशन आप इसकी हेडिंग से ही समझ सकते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या हो सकती है। फाइनेंशियल मोटिवेशन वही है अगर आप क्योंकि एक पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसको फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। फाइनेंशियली उसके जितने भी फाइनेंशियली मोटिवेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सैलरी सिर्फ एक फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं होता, बोनस एक फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद मेडिकल नीड्स होगी, मेडिकल रिएम्बर्समेंट हो गया, आप उसके जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं अगर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सारे प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम पे, तो वो फाइनेंशियल मोटिवेशन हो जाती है क्योंकि उस पर्सन को पता है कि वो फाइनेंशियली ही विल बी अवॉर्डेड फॉर हिज वर्क, तो वो अच्छा काम करेगा। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है कि कोई कि आप वो काम जो एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है उसके लिए आप फाइनेंशियली उसको नहीं दे पा रहे हैं कुछ, किसी भी अपनी वजह से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। जैसे कि इसमें पढ़े, व्हेन द साइकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स आर सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ मनी, it ceases to be motivating force. That is why it is regarded as the maintenance factor. Indeed, employees have other needs also. They want status and recognition in the society. They want to satisfy. तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन वही होती है कि अगर आप जो हमने पहले भी पढ़ी कि बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली ऑलरेडी साउंड हैं, बट क्योंकि वो अपने जो जिस पोजीशन पे हैं राइट नाउ, वो अपनी उस पोजीशन को बहुत ज़्यादा अपनी उस पोजीशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप अगर नॉन फाइनेंशियली उनको अगर मोटिवेट करेंगे तो वो उतना मोटिवेट नहीं होंगे, पर अगर आप उनकी पोजीशन में उनको हेल्प करेंगे, उनको इंक्रीज उनकी पोजीशन को किसी तरह इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा। प्रेज करके अप्रिशिएशन ऑफ वर्क डन, कंपटीशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, सजेशन सिस्टम, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ देकर, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मोटिवेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप सिंपली वही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी, अगर हम दोबारा से फैमिली का एग्जांपल लें तो कोई अगर एक फैमिली में कोई भी एक पर्सन लीडर होता है या 2 पर्सन लीडर होता है, हमारे पास मदर फादर की अगर बात करें तो कोई या तो एक लीडर हो सकता है, दोनों लीडर हो सकते हैं। तो फैमिली से ही ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप का मतलब होता है किसी को जो अपने अगर फैमिली की बात करें तो अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने फैमिली मेंबर्स को अगर आप एक राइट गाइडेंस देते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसी चीज़ की तरफ, तो वो अच्छी लीडरशिप के में काम आता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन की व्यू पॉइंट से देखें तो इन्फ्लुएंसिंग, उनकी हेल्प करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, ये जो सारे फैक्टर हमने पढ़े ऊपर, मोटिवेट करके काम करवाना या एक अच्छा काम लेना, एफिशिएंसी लेना, ये एक लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। अगर इसमें से एक पॉइंट पढ़े, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली और फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि वो अपने विल से, अपनी इच्छा से एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, वो एक लीडरशिप का एक
इफेक्टिव वे है ऑफ लीडरशिप होता है। मैनेजर्स हैव टू गाइड एंड लीड देयर सबऑर्डिनेट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। यही सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देयरफॉर मैनेजर कैन बी मोर इफेक्टिव इफ इज अ गुड लीडर। अगर वो एक गुड लीडर है, वो एक अच्छा लीडर है, वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, मोटिवेट कर पा रहा है, तो वो एक मोर इफेक्टिव होगा। तो जो लीडरशिप है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपको कॉन्टिन्यूसली अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, उनको एक नेविगेशन देनी पड़ेगी किस तरह से काम करना है। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको एक बार करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पढ़े, द पर्पस ऑफ मैनेजर लीडरशिप इज टू गेट विलिंग कोऑपरेशन। उसका पर्पस क्या है? नॉर्मली जो हमने अब तक समझा कि पर्पस एट द एंड ऑफ द डे यही है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो इफेक्टिवली काम करें एक दूसरे के साथ मिलके, और हमारा जो गोल है उसको अचीव करें। मैनेजरियल लीडरशिप रिक्वायर्स दैट द ग्रुप गोल्स आर परस्यूड, इंडिविजुअल गोल्स आर आल्सो अचीव्ड। मतलब कोई भी लीडर है उसको ये भी ध्यान में रखना है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली जो उनका आउटपुट है इफेक्टिव है, और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है जो उसके बाद एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका भी जो सोशल वेलबींग है, जो उनका फाइनेंशियल वेलबींग है, वो सारा पूरा हो रहा है। तो ये भी एक मैनेजरियल लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लीडरशिप का एक क्वालिटी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप, यही जो सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस में भी दोबारा से रिपीट होंगे कि क्या किस तरह से लीडरशिप किस तरह से हेल्प कर सकती है किसी भी सबॉर्डिनेट को, किसी भी कलीग को। लीडरशिप, एक अच्छी मैनेजरियल लीडरशिप किस तरह से हेल्प कर सकती है उसको, उसके स्किल को डेवलप करने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल नीड्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है उसको बढ़ाने में, इन अदर वर्ड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में, अपने जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने में, सबकी कोऑर्डिनेशन बनाने में, सबके। तो एक अफेक्टिव जो इम्पोर्टेंस मैनेजरियल लीडर है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी हो सकती है, एक फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी भी हो सकती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लीडर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स लीडर के रोल में ही आते हैं जो हमने अभी पढ़े कि वो किस तरह से किसी के स्किल सेट को डेवलप कर सकता है, किस तरह से किसी को मोटिवेट करके कोई काम करा सकता है, किस तरह से वो आउटपुट ले सकता है अपने एक ग्रुप में से या डिफरेंट ग्रुप्स में से। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ये भी अलग अलग थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरी होगी, बिहेवियरल थ्योरी होगी। ये सारी थ्योरीज हैं जो आप एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। एक छोटा सा ट्रेड थ्योरी क्या होती है कि ट्रेड थ्योरी इज नॉट एन एक्सेप्टेड वैल्यू थ्योरी। ट्रेड थ्योरी है किसी का एक पर्सन का क्या ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से उसके बारे में थ्योरी बनाना। अगर आप एक सिंपल एक टीम का एग्जांपल लें, आप उस टीम के हेड हैं, आप एक उस टीम के हेड के क्योंकि उसके ट्रेड्स क्या हैं, वो काम में कैसे है, उसके हिसाब से अगर आप थ्योरी बना लेते हैं तो वो एक इफेक्टिव थ्योरी उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लिखा ट्रेड थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड थ्योरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द ट्रेड्स। क्योंकि किसी के भी ट्रेड्स को मेजर करना सिर्फ देख के या उसके जो अभी राइट नाउ वो काम कर रहा है, द वर्क ही इज डूइंग राइट नाउ, उसको देख के अगर आप उसके एक ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये इम्पॉसिबल है। It is difficult to measure the traits and therefore it is not always possible to distinguish between leaders and followers. आप किसी के बिहेवियर को देख के नहीं समझ सकते हैं कि वो एक लीडर है या फॉलोअर है। तो इस जो ट्रेड थ्योरी थी इसको वैलिड थ्योरी नहीं माना गया था। उसके बाद आ गई थी बिहेवियरल थ्योरी। एक बिहेवियर थ्योरी के किसके बिहेवियर के हिसाब से, बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड ऑन द belief that leaders can be identified by the reference of their behaviors in relation to the followers. In other words, it is suggested that the leadership can be described in terms of what leaders do rather than what they are. तो बिहेवियर थ्योरी में ये बताया गया था कि लीडर्स वो किसी का भी बिहेवियर, आप किसी के बिहेवियर से जान सकते हैं कि उसके जो वो क्या एक्शंस को क्रिएट कर रहा है, क्या वो एक्शंस कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बिहेवियर को जानने के लिए कि वो लीडर है कि फॉलोअर है, रादर देन वो क्या किस टाइप का पर्सन है, क्या उसकी सोशल लाइफ, क्या उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको देखने से अच्छा क्या उसके एक्शंस हैं। अगर आप उसके हिसाब से उसकी लीडरशिप या कि वो एक लीडर है या वो एक फॉलोअर है, एक सबऑर्डिनेट है, उसको डिसाइड करते हैं तो वो बिहेवियर थ्योरी के अंदर आ जाता है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने 2 डायमेंशन दिखाई थी लीडर्स बिहेवियर और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन के बीच में। अगर हम ये एक चार्ट के हिसाब से इन थ्योरीज को समझें तो हाई कंसिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर, हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन, लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, इनका मतलब है अगर इस ग्राफ के हिसाब से समझें कि अगर आप
कोई भी एक मैनेजर है वो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हो उनको कंसीडर बहुत ज़्यादा कर रहा है, या आपके जो गोल हैं हाई कंसीडर उनको उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जो गोल्स हैं, जो कंपनी के गोल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, पर जो स्ट्रक्चर है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है, जो काम कर रहे हैं साथ, उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी थ्योरी नहीं है। हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन ये एक बेस्ट थ्योरी कंसीडर करी जाती है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, एक हेड के द्वारा एक स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, और उसकी कंसिडरेशन, उसकी जो क्या उसकी जो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की कंसिडरेशन है, क्या उसका प्रॉफिट मैनेजमेंट है, क्या उसका नीड्स हैं, क्या किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है, उस पर भी ध्यान दे रहा है। ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ये जो सेकंड वाली थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लो स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन यानी कोई हेड ना तो अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान दे पा रहा है, ना अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दे रहा है, तो आ जाता है लो स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन में। ये भी इफेक्टिव वे नहीं है एक। और एक है हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन, जो अपने एम्प्लॉयज पर ही ध्यान दे रहा है, पर अपने जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये फोर्थ, ये भी एक इफेक्टिव वे ऑफ लीडरशिप नहीं है। यही सारे सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, मतलब जो टास्क के लिए ओरिएंटेड है, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ओरिएंटेड नहीं है। ये सारी चीजें दिखाई है। अब लीडरशिप स्टाइल्स को अगर पढ़ें तो कैसे कैसे लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक एंड ऑथोरेटिव, और ऑटोक्रेटिक और ऑथोरेटिव को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे कि अगर कोई लीडर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सीधा डायरेक्शन दे रहा है कि ये काम करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इफ दैट वर्क कैन बी डन effectively or not by any of the employee or not, वो उनकी नीड्स को नहीं समझ रहा है, उनके स्किल सेट को नहीं समझ रहा है, जस्ट एक डायरेक्शन दे रहा है, तो वो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटिक में आ जाता है कि ही इज जस्ट गिविंग द ऑर्डर्स, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर वेलबींग, उनके बारे में नहीं समझ रहा है वो काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये अथॉरिटिक में आ जाता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें, अगर हम सिंपल डेमोक्रेसी वर्ड से ही समझें, जिसमें अगर एक टीम है 20 मेंबर्स की और एक लीडर है उनका, तो अगर वो लीडर सारे मेंबर्स से एक फीडबैक ले रहा है कि वो कैसा काम कर सकते हैं, किस स्किल सेट पे काम कर सकते हैं, इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं। ये तीन स्टाइल हैं लीडरशिप के। तो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव का मतलब है कि वही जो अगर वो 20 मेंबर्स अपने लीडर से फ्रीली बात कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज दे पा रहे हैं, डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है उस लीडरशिप स्टाइल में, और उसके हिसाब से एक्शंस ले रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल में आ जाता है। और लीज फायर और फ्री रेंज स्टाइल होता है, जिसके अंदर एक जो लीडर है वो अपनी जो लोअर अथॉरिटीज हैं उनको सारा जो अपना लीडरशिप जो उसके जो कंट्रोल है, जो अपना लीडरशिप कंट्रोल है या अपनी जो अथॉरिटी है, वो अपने नीचे ट्रांसफर कर देता है। नीचे एक, अगर फॉर एग्जांपल एक टीम की बात लें जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर है कि 20 लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनके ऊपर टीम लीड्स हैं और उनके ऊपर मैनेजर्स हैं। तो अगर एक मैनेजर अपने टीम लीड्स को, जो 3 से 4 टीम लीड्स हैं, उनको सारी अथॉरिटी दे देता है, लीज फायर और फ्री रेंज स्टाइल होता है, जो खुद अथॉरिटी ले रहा है, अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दे के काम करवाता है। तो ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है, इसकी लिमिटेशंस एक्सप्लेन करी हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या लिमिटेशन हो सकती हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल में अगर एक लिमिटेशन अगर हम ये समझें कि क्योंकि फीडबैक के ऊपर डेमोक्रेटिक में काम होता है, एक क्या फीडबैक प्रोवाइड हो रही है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फीडबैक गलत हो और उसके हिसाब से कोई डिसीजन लिया जाए। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में एक लिमिटेशन हो सकती है। फायदे इसके बहुत हैं, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि टीम क्या स्किल सेट पे काम कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। तो डेमोक्रेटिक वे में आप एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है। पर इसके कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास फीडबैक गलत आती है, अगर आप बार बार किसी चीज़ के ऊपर फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक वो गलत दे रहे हैं, आपके जो वो एथिकल नहीं है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है एट द एंड ऑफ द डे वो। इसी तरह लीज फायर और फ्री स्टाइल जो लीडरशिप स्टाइल है, लीज फायर लीडरशिप स्टाइल, ये इन एग्जाम्पल से भी आप इन डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल हमने पढ़ा था, उसमें लीडर सारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एक्शन प्रोवाइड, उनको एक उनको डायरेक्शन दे रहा है डायरेक्टली कि आपको ये काम करना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट देयर फीडबैक इज। उसके बाद इसमें समझे तो ये जितने भी इस डायग्राम में अगर समझे, जितने भी इनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं लीडर को, और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग हो रही है। और थर्ड में अगर समझे तो लीडर ने अपने जो टीम लीड्स हैं उनको अपनी अथॉरिटी दे दी और उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है और लीज फायर स्टाइल है, ये दोनों एक इफेक्टिव वे ऑफ लीडरशिप में आ जाते हैं।
डेमोक्रेटिक स्टाइल और लीज फायर स्टाइल में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, फंक्शन ऑफ लीडरशिप, ये बड़े इजी से टर्म्स हैं, इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। टू डेवलप टीम वर्क, लीडरशिप का मतलब होता है एक टीम बनाना और उसके हिसाब से काम करना। एक टीम के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना, जो रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आगे कम्युनिकेट कर सकता है। एक काउंसलर ऑफ द पीपल एट वर्क, एक काउंसलर बनाना जो अगर एक टेक्निकली साउंड पर्सन है जिसको उस काम के बारे में सब कुछ पता है, तो उसको आप काउंसलर बना सकते हैं एज अ लीडर, जिससे सारे लोग आकर अपनी इश्यूज डायरेक्टली आपके पास में आके उस काउंसलर से मिल सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई इशू नहीं काउंसलर से भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आपके पास आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक लीडर का एक क्वालिटी होती है, एक किस तरह से क्या टाइम मैनेज करना है, किसको कितना टाइम देना है काम करने के लिए। प्रॉपर यूज ऑफ पावर, अपनी पावर का प्रॉपर यूज करना, ये बहुत सिंपल सी टर्म्स है। मोटिवेशन और लीडरशिप में क्या डिफरेंस होती है, क्या समानताएं होती हैं, वो इसमें बताया गया है। एक लीडर को मोटिवेटर होना ही चाहिए। लीडरशिप क्रिएट्स अ कोग्निटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड thus ensures जॉब सेटिस्फेक्शन। इट enables ग्रुप मेंबर्स टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स। ये सारी चीजें आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब अगर लीडरशिप इफेक्टिवनेस को पढ़ें तो सीधा हम इस डायग्राम पे आ जाएंगे, लीडरशिप इफेक्टिवनेस के डायग्राम पे। ये भी हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 1.9 कंट्री क्लब क्या होता है, टीम क्या होता है, ये सारे आ जाते हैं लीडरशिप इफेक्टिवनेस के अंदर। कंट्री क्लब, टीम, टास्क, इम्पोवर शील्ड, तो ये क्या होते हैं ये समझते हैं। 1.9 अगर हम समझे कंट्री क्लब, 1.9 ये दिया, स्टाइल इन विच द मैनेजर हैज द मैक्सिमम कंसर्न टू द पीपल एंड मिनिमम कंसर्न टू द प्रोडक्शन एज डिस्क्राइब। ये हम ऑलरेडी ये पिछले चार्ट में भी हमने समझा था। ये वही चार चीजें दोबारा से डिस्क्राइब करेंगे कि किसी एक में मैनेजर सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे ही ध्यान दे रहा है, दूसरे में सिर्फ वो टास्क ओरिएंटेड है पर ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहा, थर्ड में वो टास्क ओरिएंटेड भी है और ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी ध्यान देता है, और फोर्थ में वो किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये चार कंट्री क्लब, टीम, शील्ड और टास्क, ये सारे इसी को ही डिफाइन करते हैं। अफेक्टिव एंड इनअफेक्टिव स्टाइल्स, ये भी आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इससे ऊपर भी। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एम्पैथी, किसी एक लीडर की क्वालिटी है कि अपने जो लीडर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू अप्रिशिएट अदर्स। अब किसी को अप्रिशिएट करना उसको आना चाहिए। एम्पैथी वर्ड से ही आप इसका मतलब समझ सकते हैं। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट अदर्स होनी चाहिए कि आप आउटसाइड की भी अवेयरनेस हो कि क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या क्या चेंजेस आ रहे हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, या उसके अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो कितना कैपेबल है, या अपनी टीम के बारे में भी पता होना चाहिए। टीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कितनी कैपेबल है। डिसिसिवनेस होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट होनी चाहिए उस लीडर के अंदर, वो कम्युनिकेट कर पाए अपनी टीम के साथ या टीम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए इजीली, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। तो ये सारी चीजें एक इफेक्टिव लीडरशिप में आती है। उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे, चौथी यूनिट में जाते हैं। इस ब्लॉक की चौथी यूनिट यानी कि यूनिट 17 टीम बिल्डिंग में जाते हैं। टीम बिल्डिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास एक लीडरशिप स्टाइल अच्छा है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर चुके हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग है, आपके पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके बाद आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड करेंगे। टीम को बिल्ड करने के अंदर ये ऊपर वाले सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमने अब तक पढ़े कि लीडरशिप अच्छी हो, मोटिवेशन होगी तो टीम अच्छी बिल्ड होगी, कोऑर्डिनेशन हो आपस में, तो ये सारे टीम बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। टीम बिल्डिंग के अंदर और अगर हम पढ़ें तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीम बिल्डिंग क्या है, ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सन, या इस बोल्ड वाली लाइन को अगर हम पढ़े, ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल हु इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द मेंबर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। ये लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्रुप के, किसी भी टीम के कॉन्सेप्ट का, एक टीम का कॉन्सेप्ट क्या है जहां पर आप एज अ लीडर या फिर एज अ टीम लीड अगर आप अपनी टीम से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए, तो वो आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीम के अंदर। अगर इसमें से स्टीवन और मैरी एन की बात पढ़ें तो उन्होंने टीम को कैसे डिफाइन करा था। स्टीवन एंड मैरी एन डिफाइंड अ टीम एज ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर हैं किसी टीम के अंदर, वो इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं काम करने के लिए। मैनुअली अकाउंटेबल फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, परसीव देमसेल्फ एज सोशल एंटिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन द कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है टीम बिल्डिंग के अंदर, आप एक कॉमन काम कर रहे हैं, कॉमन काम के अंदर अगर आप
मैनुअली अकाउंटेबल मतलब उस काम को लेके आप अकाउंटेबल हैं, आप जितने भी पर्सन काम करेंगे, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं वो सारे अकाउंटेबल हैं, अपने काम के लिए सीरियस हैं। अगर वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी की एक एक्सपर्टाइज है किसी की दूसरी एक्सपर्टाइज है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अगर वो अचीव कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है वो एक टीम में काम कर रहे हैं, वो एक इफेक्टिव टीम के अंदर काम कर रहे हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं एक इफेक्टिव टीम के? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वही होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं, एक ग्रुप है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक टीम होने का कैरेक्टरिस्टिक है। उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अकाउंटेबल हैं काम के लिए, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है, सोशल एंटिटी, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल का अचीव करते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं एक टीम के। किस किस टाइम की टीम हो सकती है? एक बड़ी टीम हो सकती है, एक छोटी टीम हो सकती है। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक पर्टिकुलर एक गोल पर काम कर रहे हैं तो एक 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 छोटी टीम हो सकती है एक पर्टिकुलर गोल के लिए। पर वहीं अगर एक ऐसा टारगेट आ जाता है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व हो जाना है, होना पड़ेगा, तो वो एक बड़ी टीम में उसको आप टाइप्स ऑफ टीम में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसमें हम पढ़ें तो अनदर टाइप फॉर्मल टीम, इनफॉर्मल टीम। फॉर्मल टीम का मतलब होता है वही जो हम फॉर्मल वर्ड को ही अगर आप याद रखें तो आप उसके थ्रू किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मल टीम वो होती हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक टेक्निकल टीम होगी जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये टेक्निकल काम ही करेगी। वो फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन उसको डिसाइड कर रखा है। एक डिसाइडिंग आपकी एक मैनेजमेंट है जिसने डिसाइड किया हुआ है, फॉर्मल टीम के अंदर आ जाता है। उसके अंदर अलग अलग टीम्स डिफाइंड हैं, कोई टीम क्या काम कर सकती है, विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट थिंग, वो सब कुछ फॉर्मल टीम के अंदर आ जाता है। पर इनफॉर्मल टीम का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे एक टेक्निकल काम चल रहा है, some team is doing a technical work, but in that technical work there are some flaws, या कोई एकदम से अगर एक टाइप 1 टाइप 2 किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 इश्यूज होते हैं। टाइप 1 इश्यूज मोस्ट क्रिटिकल होता है। तो अगर टाइप 1 या टाइप 2 इशू अगर एकदम से क्रिएट हो जाता है किसी टेक्निकल टीम की, अगर हम बात करें टाइप 1 या टाइप 2 इशू एकदम से क्रिएट हो जाता है, तो वो टाइप, क्योंकि वो मोस्ट क्रिटिकल इशू है, तो खाली एक टीम उसको एकदम से सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें, आपका एक क्लाइंट है एंड दैट क्लाइंट हैव गिवन यू अ टेक्निकल वर्क दिया है, एक टेक्निकल प्रोजेक्ट दिया है। पर उस टेक्निकल प्रोजेक्ट में अगर हम एक सर्वर की बात करें, उस सर्वर में कुछ इशू आ जाता है, तो एक टाइप 1 टिकट क्रिएट हो जाता है। टाइप 1 टिकट क्रिएट होने के बाद, क्योंकि उस टाइप 1 टिकट, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, उस सर्वर में इशू आ चुका है। अगर एक सर्वर की बात करें, सर्वर में इशू आ गया है, टाइप 1 टिकट क्रिएट हो गया, तो टाइप 1 टिकट को सॉल्व करने में क्योंकि टाइम लगता है, वो एक क्रिटिकल इशू है, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेक्निकल टीम ही उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करे। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो एक टीम क्रिएट होती है कि अलग अलग एक मैनेजरियल लेवल पे से एक पर्सन एक आ जाता है, एक मैनेजरियल लेवल से आ रहा है, एक फाइनेंशियल लेवल से एक पर्सन आ रहा है, एक टेक्निकल टीम से जो उनका हेड है वो आ रहा है, वो सारे मिलके एक टीम बना रहे हैं उस टाइम, इस क्रिटिकल टाइम पे। और वो सारे मिलके एक कस्टमर से बात कर रहे हैं जिसका वो प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पे। तो अगर उस कस्टमर से क्योंकि वो एकदम से इनफॉर्मली क्रिएट हुई है एक इशू की वजह से, तो वो एक इनफॉर्मल टीम के अंदर आ जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टीम का मतलब यही होता है। और उसके बाद इनफॉर्मल टीम्स आर ग्रुप emerge whenever people come together and interact regularly. Such groups develop within a formal organizational structure. Members are informal teams and tend to subordinate some of their individual needs to those of the team as a whole. In return, the team supports and protects them. The activities of the informal teams may further the interest of the organization. वही हमने बात करी कि वो एकदम से क्रिएट होती हैं, इश्यूज के हिसाब से क्रिएट होती हैं, उसमें इंटरेक्ट करना पड़ता है रेगुलरली। आपको आपस में भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा उस इशू को सॉल्व करने के लिए, जो एकदम से इशू आया है उसको सॉल्व करने के लिए। और आपको अपने जो कस्टमर है उससे बात करनी पड़ेगी। तो ये इनफॉर्मली क्रिएट होने वाली जो टीम है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, मे स्ट्रेंथन द प्लेयर्स टाइज टू ईच अदर, मतलब वो स्ट्रेंथन करेंगे टाइज को
क्योंकि वो एकदम से क्रिएट होकर उस इशू को सॉल्व कर रही हैं, तो वो स्ट्रेंथन करती हैं आपस में कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की टाइज को। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है 9X का, ये आप पढ़ सकते हैं। फीमेल एम्प्लॉयज जो थी 9X की 1990 में, उन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था, क्योंकि 9X एक कंपनी थी, उसके अंदर फीमेल जो था वो मैनेजरियल लेवल पे नहीं थी, जो फीमेल थी मैनेजमेंट लेवल पर नहीं थी कोई भी फीमेल। तो अपनी फीमेल जो कम्युनिटी थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में से एक इनफॉर्मल टीम बना ली थी, और उस इनफॉर्मल टीम ने अपनी जो फीमेल फेटर्निटी थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए काम किया था। एक एग्जांपल दे सकते हैं आप एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। टीम डेवलपमेंट में सिंपल टर्म्स हैं फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग। अगर फॉर्मिंग की बात करें तो किसी भी टीम को डेवलप करने के लिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, द स्टेज मेंबर्स ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द टीम मेंबर्स। किसी भी टीम को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनका क्या क्या बिहेवियर है, और कौन सा पर्सन किस स्किल सेट के हिसाब से काम कर सकता है, और उस हिसाब से आप एक टीम बनाएंगे। आपको किस टीम मेंबर की जरूरत है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको वो आ जाता है फॉर्मिंग के अंदर। सेकंड स्टेज होती है स्टॉर्मिंग, थर्ड स्टेज होती है नॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग को अगर पढ़ें, इन द सेकंड स्टेज मेंबर्स स्टार्ट कंपीटिंग फॉर स्टेटस। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जो मेंबर्स, अब टीम तो बन चुकी है, बट टीम बनने के बाद मेंबर्स के अंदर एक आपस के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दो मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको, आपने तो एक टीम क्रिएट कर दी, बट दो मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनको एक स्टेटस चाहिए था, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने को स्टॉर्मिंग बोलते हैं। नॉर्मिंग का मतलब होता है उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप एक नॉर्म्स बना देते हैं कि ये नॉर्म्स हैं, इसी के हिसाब से सब काम करेंगे, कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगा, जिसको जो पोजीशन मिल गई है वो उसी हिसाब से काम करेगा, वो नॉर्मिंग में आता है। क्रिएटिंग नॉर्म्स, दे डेवलप ग्रुप नॉर्म्स एंड सेंसस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। नॉर्म्स को बना देना नॉर्मिंग के अंदर आ जाता है। परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग का मतलब आप समझ सकते हैं। एडजरिंग अगर हम पढ़ें, एज यू मस्ट बी अवेयर दैट द टीम इज फॉर्म फॉर सम पर्पस, व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड द टीम में बी एडजर्न। तो जो ये इनफॉर्मल टीम के अंदर आता है ये पॉइंट एडजर्निंग वाला, कि कोई भी पर्पस के लिए एकदम से टीम क्रिएट हुई है, किसी इशू की वजह से एक टीम क्रिएट हुई है, तो उस टीम को एडजस्ट, क्योंकि वो पर्पस अब सॉल्व हो गया, वो इशू, अगर हमने जैसे सॉफ्टवेयर इशू लिया था, अभी सर्वर का इशू लिया था, अगर वो इशू रिजॉल्व हो गया है तो उसको अब टीम को एडजर्न करने को एडजर्निंग बोलते हैं। तो टीम बिल्डिंग अप्रोच, अब ये अलग अलग लोगों ने जैसे कि जॉरी विंडो अप्रोच थी। जॉरी विंडो अप्रोच क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी फीलिंग, ओपिनियन, रिएक्शंस जो हैं, उनके फीडबैक हैं, जो उनको कंसीडर किया जाता है, उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, वो एक जॉरी विंडो अप्रोच है। उनकी सेंसिटिविटी क्या है उसके हिसाब से काम करना। नेगोशिएशन अप्रोच होता है कि उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर्स हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको उनके साथ नेगोशिएशन करना। उनके मतलब जो हमने पहले थ्योरीज में भी पढ़ा कि उनके क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से उनको उनकी नीड्स को फुलफिल करना, और उसके बाद एक कोलैबोरेटिव अप्रोच बनाना, वो नेगोशिएशन अप्रोच के अंदर आ जाता है। टीम रोल्स अप्रोच, किसका क्या रोल होना चाहिए, वो कौन फिनिशर है, कौन कॉम्पिटिटर है, उसके हिसाब से उसको काम डिवाइड करना। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, बिहेवियर किसी का मॉडिफाई करना अपने गोल के हिसाब से। और जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो भी अपने आप को इवेल्युएट करें कि उनका क्या बिहेवियर है, और वो जो मोस्ट सुटेबल बिहेवियर है उसके हिसाब से काम करना। एक्शन रिसर्च अप्रोच, ये सारी रिसर्च अप्रोचेस पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्शन इनटू द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में क्या एनालाइज हो सकता है, क्या हमें क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। जैसे जैसे पढ़े, अगर इन दिस अप्रोच द टीम मेंबर्स प्रिपेयर कॉमन विजन ऑफ द टीम, एक कॉमन विजन बनाना एक फ्यूचर के हिसाब से। सेवरल स्मॉल टीम्स में प्रिपेयर देयर ऑन विजन which may further be developed as a broader organizational vision. The team members may encourage to make effort towards the realizing them. ये सिंपल सा पॉइंट आप खुद भी समझ सकते हैं इसको, कि छोटी छोटी टीम बन जाना, छोटी छोटी टीम का एक अपना विजन बनाना, और उस विजन से एक फाइनल विजन बनाना जो एक प्रॉफिट करे ऑर्गेनाइजेशन को। स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉजिटिव फोर्सेज, जो पॉजिटिव फोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथन करना। जो लोग हैं पॉजिटिव, जिनका जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बिहेवियर को मोटिवेट करना, ये सारा स्ट्रेंथनिंग और पॉजिटिव फोर्सेस में आ जाता है। मॉनिटर करना,
अब टीम इफेक्टिवनेस अगर पढ़ें कि टीम की क्या इफेक्टिवनेस होती है, तो ये आप इन तीन पॉइंट से समझ सकते हैं, फॉलोइंग पैरामीटर से समझ सकते हैं। द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीम आर अचीव्ड, मतलब किसी कोई भी टीम कितनी इफेक्टिव है, वो बहुत इजीली आप अगर अपने माइंड में सोचें तो कैसे समझ पाएंगे इफ दैट टीम इज इफेक्टिव और नॉट। अगर गोल्स अचीव हो रहे हैं तो दैट टीम इज इफेक्टिव, अगर नहीं हो रहे हैं तो दैट टीम इज नॉट इफेक्टिव। अगर उसके जो वेलबींग, उसके मेंबर्स का वेलबींग है, जो जो उसके टीम में काम कर रहे हैं जो लोग, अगर उनके वेलबींग को ध्यान में रखा जा रहा है तो वो एक इफेक्टिव टीम है। अगर वो नहीं रखा जा रहा तो नॉन इफेक्टिव टीम है। द लाइबिलिटी टू द टीम टू सर्वाइव, एक लाइबिलिटी रखना टीम को सर्वाइव, एबिलिटी ऑफ द टीम टू सर्वाइव, कि टीम कितना सर्वाइव करने की उसके अंदर एबिलिटी है, वो भी एक इफेक्टिवनेस के अंदर आ जाता है। टीम अगर आप एक अच्छी बनाएंगे तो उसके अंदर सर्वाइव करने की एबिलिटी होगी। अगर टीम विदाउट स्किल सेट बनाएंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। जिसमें अगर स्टीवन और मैरियन का अगर एक सजेस्टेड फॉलोइंग एलिमेंट्स पढ़ें तो क्या एलिमेंट्स उन्होंने सजेस्ट करे थे ऑर्गेनाइजेशन और टीम एनवायरनमेंट के, टीम इफेक्टिवनेस के। रिवार्ड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, फिजिकल स्पेस, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टीम्स की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, रिवार्ड सिस्टम अगर उसमें होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी आपस में, एक सिस्टम से काम चल रहा होगा, फिजिकल स्पेस होगा। अगर फिजिकल स्पेस का मतलब होता है कि किसी भी एक एम्प्लॉय को एक स्पेस देना जिसके हिसाब से वो काम कर सके, उसके जो नीड्स हैं उसको पूरा करना, एक एनवायरनमेंट अच्छी प्रोवाइड करना। टीम डिजाइन के अगर बात करें तो टीम डिजाइन, टीम डिजाइन के अंदर क्या एलिमेंट्स है, टीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, टीम का क्या साइज होना चाहिए। साइज बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अगर आप किसी भी टीम को में 10 मेंबर्स की ही नीड है, वो उसको फुलफिल कर सकते हैं किसी भी गोल को, बट टीम साइज आपने बहुत ही कम बना दिया है। इफ यू हैव अलॉटेड 5 मेंबर्स ओनली, तो टीम साइज एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी टीम को बनाने के लिए। टीम की कंपोजिशन वही होती है जो हम शुरू से बात करते हैं ना, कि किसी के स्किल सेट के हिसाब से कैसे कंपोज करना टीम को। टीम डेवलपमेंट, टीम नॉर्म्स, टीम रोल्स, ये सारी चीज़ें आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स जो दिए थे मोजेंटर और कार्बोन्स्की ने, वो भी एक ये लगभग ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दे लिसन टू, जैसे कि इसमें से एक पढ़े, दे आर फ्रेंडली कंसर्न, कोई भी टीम के अंदर फ्रेंडली कंसर्न, इंटरेस्टेड इन अदर्स है, दे एक्नॉलेज एंड कन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स अपॉनली, किसी भी टीम के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को अकेला छोड़ दें, सारे मिलके उस टीम को उस कॉन्फ्लिक्ट को कंसर्न एक्नॉलेज करें, कन्फ्रंट करें। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। द वैल्यू आइडियाज, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, दे कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड सॉल्यूशन, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। दे एनकरेज एंड अप्रिशिएट। ये पॉइंट्स जितने भी थे किसने दिए थे, कार्नोस्की और मोजेंटर ने दिए थे, आइडेंटिफाई करे थे किसी भी टीम की इफेक्टिवनेस के लिए। इन्वॉल्व होना, कंट्रीब्यूट करना, कन्फ्रंट करना एक दूसरे को, अगर किसी की गलती है तो एक दूसरी टीम को मिलके काम करना। तो ये यहाँ पर जो टीम इफेक्टिवनेस और लीडरशिप है, यहाँ पर ये वाली ब्लॉक खत्म होता है। अगर इसमें से कुछ इशू है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो टीम हम नेक्स्ट ब्लॉक पे जितना हम खत्म कर पाए आज वो शुरू करेंगे। नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम नेक्स्ट ब्लॉक शुरू करते हैं, जितना भी हम खत्म कर पाए आज नेक्स्ट ब्लॉक, क्योंकि आज लास्ट क्लास है इसकी BCO सीजन 3 की। यस सर।
तो ब्लॉक 5 शुरू करते हैं अपना, और इसको जितना ओवरव्यू ले पाए उतना अच्छा है, क्योंकि लास्ट क्लास है। इसमें है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर इसको हम इसका एक छोटा छोटा ओवरव्यू लें, यहीं से ही मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, तो इनके नॉर्मली नेम से भी आप समझ पाएंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अगर हम फिफ्थ ब्लॉक की बात करें, तो इनके मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर इनके टॉपिक से ही अगर हम ओवरव्यू इसका लें, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आप किसी चीज़ को मार्केट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करें, अगर आप किस किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और कितने आप लोग हायर करते हैं जो आपके डोर स्टेप पे आके मार्केटिंग करते हैं, जो आपके डोर स्टेप पे आके आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं। हमने LIC की शुरू में बात करी थी क्लास 1 में, तो LIC में जो अ, अपनी जो पॉलिसीज को बेचना भी एक मार्केटिंग ही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उसको सेल करना, किसी भी तरह कैसे सेल कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि फाइनेंशियली आप अपनी जो अपना एक स्टार्ट टॉप स्टार्ट टू एंड जो भी आपका मैनेजमेंट हो रहा है आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टार्ट से लेके लास्ट तक आपको जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंस आप किस तरह से अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शुरू से आखिरी तक किस तरह से आपने, अगर अगर एग्जांपल लेके चलेंगे, किसी रॉ फॉर्म से लेके आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो आपको रॉ फॉर्म में कितना अपने फाइनेंशियल आपको नीड्स हुई, कहाँ से आपने फाइनेंशियली अपना जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा किया, कभी बैंक से किया गया, किसी से आपने कैपिटल लिया, कैसे लिया, क्या इन्वेस्टर्स थे, सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, किस तरह आपने उसमें फाइनेंशियल नीड्स को या फाइनेंशियल कैपिटल को मैनेज किया, और किस तरह से वो फाइनल प्रोडक्ट बना के उससे प्रॉफिट कमाए, सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो ह्यूमन रिसोर्स हम बहुत शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमंस रिसोर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो सकते हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना, किस तरह से मैनेज करना है, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ये तीनों चीज़ें हम ऑलरेडी
एक इसका हमारे पास एक ओवरव्यू है, हमने पहले पढ़ चुके हैं मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, फाइनेंशियल क्या है, और ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छा हमारे पास ओवरव्यू है। तो इन यूनिट्स को हम देखते हैं कि कितने टाइम में हम कंप्लीट कर पाएँ या ओवरव्यू इनका ले पाएँ, क्या चीज़ें। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्या सेलिंग कॉन्सेप्ट होगा, कैसे मार्केट करना है, कैसे सोशल कॉन्सेप्ट होगा, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग वही है जो मैंने बताई अभी आपको, कि किसी भी प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है, पर मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की, इफ यू आर अ न्यू स्टार्टअप, अगर आप एक न्यू स्टार्टअप हैं, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट बट यू हैव नॉट एडवर्टाइज दैट प्रोडक्ट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट और ऑन द न्यूज एजेंसी और एनीथिंग एल्स, अगर आपने कहीं भी उसको मार्केट ही नहीं किया है, बताया ही नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग for them which can be useful them or which can be beneficial to them? वो कैसे पता चलेगा? वो मार्केटिंग की ही एक पावर है। तो अगर एक गुड मार्केटिंग हो जाती है, जैसे कि एक नए स्टार्टअप्स हैं, वो आजकल अगर उसका एग्जांपल लें तो वो एक बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, वो ट्विटर का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। आप एक किसी प्रोडक्ट को क्लिक कर देते हैं, अगर आप एक अमेजोन पे एक प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल यूजिंग योर ईमेल आईडी, तो दे विल नो या योर ब्राउजर विल नो कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज की डेट में, अगर मुझे एक बैट खरीदना है, क्रिकेट बैट खरीदना है, एंड आई एम सर्चिंग ए क्रिकेट बैट ऑन अमेजोन वेबसाइट, अगर मैं अमेजोन पे सिर्फ एक क्रिकेट बैट को देख रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ओपन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आपको बैट के बहुत सारी वेराइटीज वहाँ पर शो होंगी, जबकि आपने वहाँ पे जो एड्स आ रही होंगी, गूगल पे एड्स आ रही होंगी, फेसबुक पे बहुत सारी वेराइटीज शो होंगी और आपको वहाँ प्राइसेस शो होंगे। तो ये एक मार्केटिंग का पार्ट है जो आजकल के न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो एक स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। कि जो सबसे ज़्यादा मीन्स यूज़ हो रहा है, यानी कि एक टीवी के पहले क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट टीवी पर हुआ करती थी, बट आजकल टीवी का जो ट्रेंड है वो बहुत कम हो गया। आजकल फेसबुक एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका ज़्यादा हो गया। तो मार्केटिंग, अगर आप सही टाइम पे सही मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसमें यही बताया गया है। इफ यू आर एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, you do not have a product, in fact you will have to decide what product you should manufacture and sell. How do you decide that? This can do only when you identify the need को identify करना, उसके बाद उसको प्रॉपरली मार्केट करना, मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। मार्केटिंग के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट के सोसाइटी, किस सोसाइटी का आप क्या चीज़ कैसे मार्केट कर सकते हैं, डोर स्टेप पे जाके मार्केट जरूरी होगी, मार्केटिंग जरूरी होगी या कैसे होगा। अगर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट अगर हम पढ़ें, when the cost of the product is high and increase in the production is going to bring down the cost due to economies of the sale। तो अगर हम मार्केटिंग में प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो प्रोडक्शन का मतलब है किसी प्रोडक्ट को अभी आप मार्केट कर रहे हैं बट वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि आप अभी उसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में बना रहे हैं। तो वो एक प्रोडक्ट ही अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट ही 1000 2000 में अगर एग्जांपल है 1000 या 2000 कॉस्ट कर रहा है, जबकि अगर आप उसको प्रोडक्शन अगर आप उसकी बढ़ा देते हैं, अगर आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से करते हैं, उसकी नीड लोगों को बताते हैं और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो उसकी कॉस्ट डाउन हो जाएगी सिग्निफिकेंटली। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, उसको उसकी पैकेजिंग, उसकी कलर को, इंडिग्रेंट्स को, उसको इतना अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको देखते ही अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो उसकी पैकेजिंग को उसको क्रेडिट जाता है। अगर उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी बनाई गई है कि वो आपको देखते ही यू आर लाइकिंग दैट प्रोडक्ट, तो ये पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर वही आ जाता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को सेल कर रहे हैं, किसी और चीज़ को सेल कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एट द राइट प्लेस सेल कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग एट द राइट प्लेस कर रहे हैं, वो सारा सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। आप किसी एक प्रोडक्ट को ऐसी जगह पे सेल कर रहे हैं जहाँ पे उसकी नीड ही नहीं है कंज्यूमर्स के पास, तो वो उसका फायदा नहीं है। बट अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पे सेल कर रहे हैं जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है। आप यू हैव टू आइडेंटिफाई एट विच एरियाज यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू विच टाइप ऑफ कस्टमर्स। ये सारा
सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फिलॉसफी समझना, डायनेमिक बिजनेस ग्रोथ समझना, कस्टमर ओरिएंटेशन समझना, कैसे उसको मार्केट करना है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ऑल देयर एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन आर डायरेक्टेड टू आर। किसी प्रोडक्ट को मार्केट अगर आपको करना है तो आपको कस्टमर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसकी जो कस्टमर है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है मार्केट करने के लिए। उसकी क्या नीड्स हैं, वो क्या सेटिस्फाई, किस चीज से वो किस कैसे सेटिस्फाई होता है, कितना सेटिस्फाई होता है, दैट यू हैव टू यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और वो एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो जो प्रॉफिट्स हैं आपके, देयर प्रॉफिट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगी। सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट में आ जाता है किसी एक सोसाइटी को, अगर कोई एक सोसाइटी है, उसकी एक पर्टिकुलर नीड है और आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप एक मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को सोसाइटी के आगे, उसकी सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं अपनी मार्केटिंग के द्वारा, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं वो सारा आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सोसाइटी मार्केटिंग, सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग को इवेल्युएट करना कि आपने जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये पढ़े हैं, पहले कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज होते थे, अब कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहले लेट 1880s में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज होता था, जो हमने अभी पढ़ा था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि किस हिसाब से क्या प्रोडक्शन करनी है, कहाँ पे क्या प्रोडक्शन की नीड है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के प्रोडक्ट को आप कितना अच्छा बना सकते हैं, वो 1900s में यूज होता था कि आप एक प्रोडक्ट को बहुत फैंसी बना देते थे और वो the people used to get attracted with that product packaging। सेलिंग कॉन्सेप्ट आया था 1920 से 2050 के बीच में कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया था 1950 से 1970 के बीच में। और जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, जो हमने ये सारे अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, इन्हीं का एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज हुआ। उसके बाद सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सेलिंग है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना एट द एंड ऑफ द डे। मार्केटिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, सेलिंग इज द सेकंड प्रोसेस। पहले आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले घरों में जो मार्केटिंग एजेंट्स आया करते थे, उनको आजकल बहुत कम हो गया है, पर पहले बहुत ज्यादा आया करते थे। उसमें क्या होता था कि एक एफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजर कह लो या एफिशिएंट मार्केटिंग एम्प्लॉय कह लो, उसको डोर टू डोर भेजा जाता था अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए। वो यूजुअली घरों में जाया करते थे, दे यूज्ड टू नॉक द डोर एंड टेल अबाउट देयर प्रोडक्ट। और उनके पास एक मार्केटिंग ऐसी पावर हुआ करती थी, मार्केटिंग की एक ऐसी नॉलेज हुआ करती थी कि दे यूज्ड टू कन्विंस द हाउसहोल्ड लेडीज और दे यूज्ड टू कन्विंस एनी हाउसहोल्ड हु इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर वो किसी को अपनी मार्केटिंग स्किल्स की वजह से किसी को इम्प्रेस कर देते हैं, उस कस्टमर को इम्प्रेस कर देते हैं, तो देन सेलिंग की बात आती है। उसके बाद वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे सेल होंगे। अगर इसमें से हम एक पैरा पढ़ें, सेलिंग इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द एक्सचेंज अंडर द बार्टर सिस्टम। व्हेन द फोकस इज ऑन सेलिंग, the businessman thinks that after the production has been completed, the task of the sales force starts. It is also the task of the sales department to sell whatever the production department has manufactured. Aggressive sales methods are justified to meet their goals and customers' actual needs and satisfaction are taken for granted. तो इसमें यही बताया गया है कि एक अच्छी सेलिंग डिपार्टमेंट का, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक अच्छे सेल्स डिपार्टमेंट का क्या गोल होना चाहिए। एक अच्छे सेल्स डिपार्टमेंट का ये गोल होना चाहिए कि वट एवर देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैव मैन्युफैक्चर्ड, दे हैव टू सेल ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केट में जाएंगे तो आप व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट और व्हेन यू सी अ प्रोडक्ट ऑन अ शॉप, आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है, और आपको दूसरा प्रोडक्ट लगेगा ये प्रोडक्ट तो बहुत ही बेकार है, ये कोई if someone will even buy this product or not। बट ऐसा नहीं होता है। सबकी नीड्स, सब कंज्यूमर्स की नीड्स डिफरेंट है, सब कंज्यूमर्स की नीड डिफरेंट हैं और सारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। बट मार्केटिंग इज द मेन एलिमेंट, कैसे आप उसको मार्केट करते हैं, कैसे उस प्रोडक्ट को। ये मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में एक डिफरेंस बताया गया है। इस चार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे ही आपकी सारी समरी क्रिएट हो जाएगी।
एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट। सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर सारा एम्फेसिस होता है। मार्केटिंग के अंदर होता है कि आप कंज्यूमर क्या चाहिए। सेलिंग में हमने पढ़ा था, अभी सेलिंग का जो ये पैराग्राफ था इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे सेलिंग डिपार्टमेंट का क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ भी जो भी बना दिया प्रोडक्शन वालों ने, प्रोडक्शन वो सब कुछ हमें सेल करना है। तो एम्फेसिस इज ऑन द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, ये सेलिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। जबकि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस टाइप के कस्टमर्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, किस तरह से हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज सेल वॉल्यूम ओरिएंटेड, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सकते हैं, ये सेलिंग का है। प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं, मार्केटिंग का है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, यही चीज़ें जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सारी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं कि कैसे किसी चीज़ को सेल करने में मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। कैसे एक न्यू जो एक एंटरप्रेन्योर है या कोई एक न्यू एक कंपनी है जो हु हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ, वो कैसे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करके सेल कर सकती है। सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर है। कहाँ पे मार्केट करना है, कैसे मार्केट करना है, कहाँ पे मार्केट करने से फायदा होगा, कहाँ पे मार्केट करने से यू कैन गेट सम लॉस, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना, वो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, मार्केटिंग इन डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये भी सारा इंटरलिंक्ड ही है जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े। जितने 5 पॉइंट्स हैं, यही 5 पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे कि अगर आप अच्छे से मार्केट करते हैं, अगर हम किसी एक पॉइंट को पढ़ें थर्ड वाले को, इन डेवलपिंग इकोनॉमी ड्यू टू लोअर पर कैपिटा इनकम पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन नेसेसिटीज एंड लिटिल मनी is available for discretionary spending. People may not be able to buy as many goods and services within the limit in income. As income determines the consumption patterns, the scope of marketing is also determined by income. हमने पढ़ा था मार्केटिंग का जो एक गोल होता है, मार्केटिंग का गोल होता है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में एक अगर एक एग्जांपल है, एक मिडिल क्लास की किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में एक जो पर्सन है जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी कमा रहा है, उसे अपना नीड पूरा करना, उसे जो मेन नीड्स हैं अपनी पूरा करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा रादर देन हैविंग लेजर एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग का भी कॉन्सेप्ट यही है कि आप कंज्यूमर की नीड्स को आप फॉलो करते हैं। और डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल की भी यही नीड होती है कि उनकी जो नीड्स हैं मेनली वो पूरी हो जाए। तो मार्केटिंग और डेवलप, तो ये मार्केटिंग किस तरह डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी में करता है, वो इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा होगी किसी भी एक डेवलपिंग नेशन में, तो मार्केटिंग उनकी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स रिक्वायर्स सेवरल एक्टिविटीज टू बी डन। टू बिगिन विद द कंपनी मे चूज टू एंटर इनटू वन और मोर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कि जो अगर हम इसमें एलिमेंट्स की बात करेंगे, मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो 4 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। यही याद रखने जरूरी है कि कौन से 4 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उसकी नीड है किसी कंज्यूमर को, उसका प्राइस कम से कम कितना हो सकता है जिससे आपको भी फायदा हो। प्रमोशन आप उसका कैसे कर रहे हैं, प्रमोशन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप उसका कैसे करेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मार्केटिंग मिक्स में। अगर मार्केटिंग मिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये 4 एलिमेंट्स लिख के इनको इलाबोरेट कर सकते हैं। हाँ, फर्दर ये इलेबोरेट करना बहुत इजी है क्योंकि हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, प्राइस कैसे दे सकते हैं, डोर टू डोर कैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ये सारा 4 पीस के अंदर आएगा मार्केटिंग मिक्स के। मार्केटिंग मिक्स के 4 पी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, इसको अगर आप याद कर लें तो मार्केटिंग मिक्स में आप इसको बड़े इजीली लिख सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अगर आप बना देंगे तो आप यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन योर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा क्या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, उसकी मैच्योरिटी, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंस। किसी अगर मेडिकल प्रोडक्ट की बात करें तो उसका सबसे पहले उसका बनना, उसका बनने के बाद उसके कितने टाइम तक वो सब मेडिकल प्रोडक्ट्स या फिर फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है। उसका मैन्युफैक्चर होना,
मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका मार्केट होना, मार्केट होने के बाद उसका और किसी भी मार्केट के अंदर सेल होना, और उसके बाद उसका डिक्लाइन और ऑब्सोलीज होना, ऑब्सोलेंस हो जाना कि वो कब खत्म हो रही है। ये सारी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आ जाएगा। इसका एक डायमेंड, जितने भी ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ही याद कर लेंगे तो आप इसके बेस पे अपनी थ्योरी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सारा हम जैसे कि हमने पढ़ा, ये आप एक बहुत ही सिंपल सी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में बना सकते हैं और उसके बाद उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक इनमें से एक स्टेज की हम बात करें, ग्रोथ स्टेज की बात करें, आफ्टर द प्रोडक्ट गेन्स द एक्सेप्टेंस इन द मार्केट। किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, क्या लाइफ साइकिल है, अगर हम एक प्रोडक्ट को आज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सोसाइटी को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग सकता है। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू फूड, अगर आप एक फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो मार्केट होना शुरू होगा, धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, धीरे धीरे लोग उसको, उसकी ग्रोथ होगी, उसको लोगों को पता चलेगा, दे विल यूज दैट प्रोडक्ट। यूज करने के बाद एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि जहां पर वो प्रोडक्ट मैच्योर हो जाएगा, उसमें और इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएंगी। मैच्योर होने के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप किसी भी एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर इसको आपको समझना हो, लाइफ साइकिल को अगर आपको समझना हो, कोई भी एक, अगर आप इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एन टूथपेस्ट, अगर कोई टूथपेस्ट है, आज से अगर हम 10 साल या 15 साल पुरानी बात करें तो टूथपेस्ट की अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स दिखाते थे, जो उनमें कि टूथपेस्ट, इफ दिस टूथपेस्ट कंटेन दिस थिंग और दैट थिंग, वो आज जो उसमें दिखाते हैं वो चेंज हो चुका है। पहले टूथपेस्ट में किसी भी टूथपेस्ट में ये कोई भी एलिमेंट होना, और आज जो उस टूथपेस्ट में एलिमेंट है उसमें डिफरेंस है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि उन एलिमेंट्स को चेंज कर दिया गया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो कंज्यूमर्स हैं उस चीज से बोर हो जाते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है, जब उसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट्स नहीं बचती, तो वो उस चीज से बोर हो जाते हैं और उसकी प्रॉफिट और सेल्स डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी भी नए उस प्रोडक्ट में नई चीज लाने के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ते हैं, या उसको किसी नए तरीके से मार्केट करना पड़ता है ताकि वो दोबारा से उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएं। तो ये एक लाइफ साइकिल है, ग्रोथ, इंट्रोड्यूस होना, ग्रोथ होने के बाद एक मैच्योरिटी आना, और मैच्योरिटी होने के बाद डिक्लाइन होना। उसके बाद आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन, बेसिक्स ऑफ प्राइसिंग। कैसे आप प्राइस डिटरमाइन करेंगे किसी भी चीज का, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस, डिमांड ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइस। ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट होना चाहिए, उसके जो जितना भी उसके प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी पैसा लगा है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, उसके हिसाब से कितनी उसकी प्राइस होनी चाहिए, ये होता है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग में। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में ऐसा होता है कि कई बार किसी एग्जांपल आप लेंगे कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाती है तो उसकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दी जाती है या डिक्रीज कर दी जाती है। कई बार इंक्रीज इसलिए कर दी जाती है कि इफ दैट प्रोडक्ट हैव गेन्ड मैच्योरिटी, वो एक ऐसे स्टेज पे है जहां पर लोग उसको जान चुके हैं, दे आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं और उससे उनको फायदा हो रहा है, तो उसके बेस पे उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है। कई बार कि मैन्युफैक्चरिंग में उसके अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का अगर हमें खर्चा आया है, पर और हम वी वर सेलिंग दैट प्रोडक्ट एट 12 रुपीज अर्लियर, बट एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड के हिसाब से कई बार पैसा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए बहुत ज्यादा, तो उसका जो प्राइस है अब वो इंक्रीज हो गया है, तो वो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के बारे में आएगा। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग ये होता है कि अगर दो या तीन या चार मैन्युफैक्चरर्स एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस में हो, जिससे कि लोग क्वालिटी भी मेंटेन रहे और आपका प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस में हो, जिससे कि वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद पाए, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को ना खरीदें। तो ये कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग आ जाता है। उसके बाद ये डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी हमारे पास क्योंकि इतना एडिक्वेट टाइम नहीं है, हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, तो हम इसको कंपटीशन ओवरव्यू ही लेंगे इसका, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग है ये खत्म होता है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शुरू करते हैं 1 मिनट में।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो हमने ओवरव्यू इसका पहले ले लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नीड्स को शुरू से लेके आखिरी तक प्रोडक्ट लाइन के डेवलपमेंट तक कैसे अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मैनेज करना है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन वो सिंपल टर्म्स में भी अगर आप लिख देंगे तो बहुत कोई उसमें इशू नहीं आएगा। फ्लो ऑफ फंड्स इन अ बिजनेस, ये देखिए इसमें अगर आप एक लाइन पढ़े, फाइनेंसिंग is the process of organizing the flow of funds so that business can carry out its objectives in the most efficient manner, meet its obligations as they fall due। मतलब किसी भी प्रोडक्ट लाइन को शुरू से लेके आखिरी तक बिजनेस में बनाना, किस तरह उसका प्रॉफिट होगा, कैसे क्या होगा, सारा फ्लो ऑफ फंड्स कैसे होना चाहिए इन बिजनेस कैन कैरी, वो सारा होता है फाइनेंसिंग इन प्रोसेस के अंदर। तो क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एस्टिमेशन ऑफ इक्वल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या एस्टिमेट करना, शुरुआत में किसी प्रोडक्ट को बनाने के पहले शुरुआत में एस्टिमेट करना कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के लिए, कितना ह्यूमन रिसोर्स को चाहिए, कितना आपकी प्रोडक्ट लाइन को चाहिए। Then determination of capital composition. The capital structure has to be decided after making an estimation of the capital. Short term and long term debt equity analysis may be done कि कितना आप किसी से डेप्ट ले रहे हैं, कितना आप किसी से कैपिटल ले रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर, ये आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड करना पड़ेगा। ये आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन कि कितना आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेप्ट चाहिए और कितना आपको शॉर्ट टर्म के लिए डेप्ट चाहिए। ये प्रपोजिशन आती है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रपोजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड एडिशनल फ्लूइड एंड टू बी रेज, कितना एडिशनल आपको फ्लूइड चाहिए, ये सारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन में। चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कितना कहाँ से आप क्या फंड ले रहे हैं, ये चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड में आता है। शेयर से आप कितना फंड ले रहे हैं, डिबेंचर से आप कितना फंड ले रहे हैं, लोन आपको कितना लेना है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिपॉजिट आप कितना करवा सकते हैं बॉन्ड्स के रूप में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड आपको ये चूज करना होगा फॉर द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि कहाँ से आपको क्या फंड उठाना है। आप गलत फंड नहीं उठा सकते। फाइनेंशियल एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है फाइनेंशियल इश्यूज। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, आपका जो सरप्लस अमाउंट है आप उसको किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ कैश, जो आपका कैश है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। वेजेस हैं, सैलरीज हैं, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल के फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है आपको फोरकास्ट करना है कि कितनी फाइनेंशियल इशू या फाइनेंशियली आपको नीड होगी इन द फ्यूचर, कितना कंट्रोल आपका होगा फाइनेंसिस के ऊपर, कितना प्रॉफिट होगा, कितना, ये सब कुछ फोरकास्ट करना फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो ऑब्जेक्टिव उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। सिंपल सी बात है, किसी भी फाइनेंशियल नीड को या किसी भी फाइनेंशियल टर्म को मैनेज करना, किसी भी फाइनेंशियल हमारे जो नीड्स हैं, जो हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मैनेज करने का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यही एक सिंपल सा अप्रोच है किसी भी बिजनेस के अंदर। और वेल्थ को मैक्सिमाइज करना यही है, किसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकती है। तो पैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या क्या हमारी अप्रोच हो सकती हैं, उनके अंदर आ जाएगा एम्बिग्यूटी, आ जाएगी टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, क्वालिटी बेनिफिट्स, कैसे हम अगर इसमें से एक पॉइंट पढ़े क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स को पढ़ें। दिस अप्रोच इग्नोर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल एक्शन ऑफ द कंपनी। तो क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी विद विच the benefits can be expected. The more certain the expected return, the higher is the quality of the benefits. And uncertain and fluctuating return may lead to the high risk of stakeholders. तो quality benefit का क्या मतलब होता है कि the more certain, कितना expected return है, कितनी सर्टेनिटी है कि क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट हो सकते हैं, क्या कितना सर्टेन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा
कि आप अपने जो रिटर्न्स हैं, जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कितना रिस्क पे रख रहे हैं। अगर आपको क्वालिटी क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स पता है, क्वालिटी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी पता है कि क्या कितना आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कितना आपका प्रोडक्ट आपको रिटर्न दे सकता है, कितना आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा। आप जो अनसर्टेनिटी है, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है अपने जो स्टेक होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स के, उसको कम कर सकते हैं। ये आ जाता है क्वालिटी बेनिफिट्स के अंदर। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितना जो it does not consider the difference between the returns received and different time periods। जो टाइमिंग ऑफ बेनिफिट है, टाइमिंग ऑफ बेनिफिट है कि किस टाइम पे कितना बेनिफिट हुआ, उसको अगर हम कंसीडर ना करके हम एट द करंट टाइम पे अगर की बात करें तो टाइमिंग ऑफ बेनिफिट के अंदर आ जाता है। क्वालिटी बेनिफिट्स के अंदर हमने पढ़ ही लिया कि क्या होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकती है, वही सारी चीजें रिपीट होंगी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर भी। इफेक्टिव एग्जैक्टनेस, क्वालिटी बेनिफिट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द ओनर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अदर्स कैसे डिफरेंट होता है, ये पढ़ते हैं अगर थोड़ा सा। नॉर्मली प्रॉफिट इज लिंक्ड विद एफिशिएंसी, देयरफॉर इट इज test of efficiency। The limitation of this concept may be ambiguity which reflects different interpretation for different person। Quality or profit, usually profit is calculated in rupees, the amount earned in is known as profit। it ignores wastage, efficiency, employee skills, employee etc। ये सारे पॉइंट्स आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्वालिटी और प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट हम नॉर्मली हम प्रॉफिट में क्या कंसीडर करते हैं, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हम उसमें जो वेस्टेज हो रही है, हमारी जो वेस्टेज हुई है, जो हमारे प्रोडक्ट्स इग्नोर हो गए हैं, एम्प्लॉयज के स्किल्स हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। टाइमिंग ऑफ प्रॉफिट हम बेनिफिट हम ऑलरेडी, क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिजल्ट इनटू अनहेल्दी ट्रेंड्स। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की ही बात कर रहे हैं तो उसमें अनहेल्दी ट्रेंड्स आपके ग्रो होंगे ही होंगे, क्योंकि आप जब प्रॉफिट ही की तरफ ही देख रहे हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, सोसाइटी की तरफ नहीं देख रहे हैं, नीड्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी की नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो आपका जो कंपटीशन अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन से है वो अनहेल्दी हो जाएगा। जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवांटेज ले लेंगी इस चीज का। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वही हमने सिंपल पहले भी जो पढ़ा कि कौन से सोर्सेज हमें फाइनेंस के चूज करने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेयर्स से हमें कितना पैसा उठाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इक्विटी शेयर्स का कितना पैसा उठाना है, कितना हमें बैंक से लोन लेना है, कहाँ से कितना डेब्ट लेना है, कितने साल के लिए लेना है, ये सारा आ जाता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसको कैसे हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को फोरकास्ट करके कि कितना पैसा हमें किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए, कितना पैसा हम अभी लेकर, कितना अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम हम लेकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को उठा सकते हैं, एंड इन हाउ मच टाइम वी कैन रीपे दैट डेब्ट। हम ये सारी चीजें आ जाती हैं। कितने शेयर्स हम अपनी कंपनी के, वी आर रेडी टू सेल आवर शेयर्स, कितने शेयर्स को रेडी टू सेल कर सकते हैं हम, ये सारे हैं आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। सर, हाँ जी बताएं। जो एक चैप्टर बचा है उसमें से या फिर इसमें से इस फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें टॉपिक। तो देखिए, जितने भी आपके लॉज होंगे ना किसी भी चैप्टर में, यस पहली बात सर। तो कितने भी लॉज होंगे, अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी टाइम पे एक लॉ बनाया है, किसी ने 1956 में लॉ बनाया, किसी ने 1920 में लॉ बनाया, तो वो लॉज हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर में। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं वो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब कम ही रह गया है। तो मैं इन दोनों जो लास्ट की यूनिट बची हैं इनमें से मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से जो आपके वो होंगे, जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो डिफरेंस है ना, किसी भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, किसी भी चीज का अगर आपको डिफरेंस मिलेगा ना, कोई भी चार्ट मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, तो उस डिफरेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि डिफरेंस हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें शेयर्स की, वेंचर कैपिटल,
फाइनेंसिंग डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी मार्केट। तो रोल ऑफ सेबी जैसे है, जैसे ये रोल ऑफ सेबी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, सेबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस टाइम पे क्या रोल बनाया है, क्या उसके लॉज बनाए हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किस टाइम पे लॉज बनाए हैं, क्या किसके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता है, किसके इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो सेबी के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं आप। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक सेबी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग में जो हमने पढ़ा था कि कहाँ से हमें कितना कितने जो क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें उठाना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें कहाँ से कितना अमाउंट ऑफ मनी उठाने, कितना हमें शेयर से, स्टेक होल्डर्स से, कितना हमें बैंक से उठाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ओवरव्यू आपको पता ही है, हमने जितना भी अब तक पढ़ा वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही है। ट्रेनिंग एक बहुत जरूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। ये ट्रेनिंग बहुत छोटा सा पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, कैरियर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, ये सब कुछ ट्रेनिंग और जितने भी डेवलपमेंट फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के, आप किस तरह किसी ह्यूमन रिसोर्स का स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में ही आएगा कि कैसे आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उनका कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके अप्रेजल और उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कैसे ध्यान रखेंगे, जॉब इवेल्युएशन, उनकी जॉब का क्या, कैसे वो काम कर रहे हैं, इवेल्युएशन, उनकी वेजेस सैलरी का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन फंक्शंस। सर मतलब इसका पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स में आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का उनके किस किस वेलबींग का आप ध्यान रख सकते हैं, सोशल वेलबींग, जो उनकी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, क्या उनके जो सोशल नीड्स हैं, कितनी नीड्स उनकी आप फुलफिल कर सकते हैं, साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हुए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, डेवलपमेंट स्किल्स, इसमें अगर टॉपिक देखें, कॉम्पिटिटिव, चैलेंजिंग, इन्फ्लुएंस, एचआरएम, डायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस, वही हमने जो बात कही, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कैसे रिलेशन कितना अच्छा हो सकता है, डायनामिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक इम्पॉर्टेंट, साथ में एक सिंपल टॉपिक भी है, आप इसको अपने आप इलाबोरेट कर सकते हैं। आप एक एज ए मैनेजर या एज ए हेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन आप सोच के इसको लिख सकते हैं, इसमें आप लिखने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको तो अगर आप पूरे को एक बार ओवरव्यू इसका ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो कैसे आप अपने एम्प्लॉयज को अप्रोप्रिएट डिसीजन लेके और कैसे उनकी जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करके उनको उनके स्किल्स को डेवलप करके एम्पावर कर सकते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से अच्छे नहीं होंगे तो कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, ये सारे अगर आप पॉइंट्स पढ़ लें तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको पूरे को भी अगर एक बार पढ़ लेंगे, ओवरव्यू भी ले लेंगे तो आप अपने आप इसको और मेन बात है जितने भी डायग्राम्स होंगे, अगर जितने भी डायग्राम्स है किसी भी यूनिट में, किसी भी चैप्टर में, उन डायग्राम्स का अगर आप ओवरव्यू ले लेते हैं ना तो आपको आधी चीजें खुद समझ में आ जाएंगी। यस सर। तो मेनली जो डायग्राम्स है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप उसमें डायग्राम एक रिप्रेजेंट कर देते हैं शुरू में ही और उसके बिहाफ पे लिख देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स, आप उसको उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी डायग्राम्स हैं, किसी भी चैप्टर में डायग्राम्स पे आपको सबसे ज्यादा अपना ध्यान देना होगा।
ठीक है, Yes, यहाँ पर आपको और कोई इश्यू है तो बताओ, नहीं तो 6 क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है, हम इसको क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। yes sir, thank you sir, thank you so much. नो, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ लेकिन बहुत इजी लगा। बहुत इजी इसलिए भी लगा क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे थे बीच बीच में, सब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आप पूछ रहे थे, और यू हैड सम अमाउंट ऑफ आइडिया अबाउट दिस टॉपिक्स, आपको आइडिया भी था, आपने पढ़ा भी था इसके बारे में, शायद इस वजह से भी आपको इजी लग रहा था। तो हम आपको इसको क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है फिर भी आप आरसी चंडीगढ़ से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो मेरे पास डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। और मैं भी इसमें अगर आरसी चंडीगढ़ से बात करूंगा अगर इसमें और कोई क्लास इसमें अरेंज हो पाए और कोई अगर क्वेश्चन आंसर सेशन इसमें कर पाए तो। ठीक है, किस तरह Yes आप sir, चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं इस क्लास को, हम यहाँ पर इसको thank you बता। sir. ठीक है, थैंक यू सर।